जैसा कि आपको पता है लाइव क्लासेस कंटिन्यू जारी हैं, तो आज उसी सीरीज़ में हम एक नई सीरीज़ जोड़ रहे हैं। आज मैं एक डेमो के रूप में आप लोगों को ईवीएस का जो है कि कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आगे आगे आने वाले समय में इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। पहले हम ईवीएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको इस तरीके से एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसका मैं एक डेमो आपको दे रहा हूं। तो जो लोग परेशान हैं कि सर सारी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा उनको सब्र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आगे सभी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अवैजिक घटक है। घटक नहीं है, जैवमंडल का अवैजिक घटक नहीं है। तो इसमें क्या है, मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन, ये सभी हैं। कौन सा नहीं है, कवक नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, कवक नहीं है। तो आगे से हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका भी जवाब आप लोगों को तुरंत और तुरंत देना है। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। आपके ऑप्शन है शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन दे रहा है। यहाँ पे 30 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, तो नहीं बता सकते आप लोग, तो इसका जो उपभोक्ता है वो है आपका मांसाहारी है। ठीक है, मांसाहारी है। शाकाहारी, जीवाणु और मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है, केवल क्या है, मांसाहारी है। तो प्रश्न की अपनी एक अलग ही महत्व है, उसको आप ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत एक कॉमन सी बात है, क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। अभी तक जवाब नहीं आया किसी का, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा होगा, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। एक मार्ग का संबंध किससे है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनलों में दिखता है। किससे है ये बताइए आप। पैकेजिंग से है, जब किसी सामान की आप पैकिंग करते हैं उससे है, संसाधन से है, उत्पादन से है, गुणवत्ता से है। तो किससे है ये, जल्दी से बताइए। किससे है, गुणवत्ता से है दोस्तों, किससे है, गुणवत्ता से है। ठीक है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप सबसे ये कहना भी चाहूँगा साथ साथ कि मैं अपना एक ये डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से आगे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे करने के लिए, लेकिन इसके पहले हम ईवीएस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा तो हम इसी को ही कंटिन्यू कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर काम जारी है। आज पहला बन के आया है हमारे पास, तो हमने कहा चलो आप लोगों के सामने इसको परोसा जाए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसके बारे में हम आपको एक पूरी टेबल बताएंगे कि कैसे होता है ये। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, क्या स्रोत हो सकता है छठे का। अभी इससे पहले हमने पढ़ा है, क्या होगा, सूर्य होगा दोस्तों। क्या होगा, सूर्य होगा। देखो 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं, ज्योति, आरती, नीतू एंड गौरव, धीरज, जितने भी हैं सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि और जवाब दीजिए कौन सा होगा इसका ऑप्शन। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है, सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सहभोजी कहलाता है। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है, क्या है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। ये कहाँ पर है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। 9वां प्रश्न, जवाब देते रहिए, देखते हैं जल्दी जल्दी जवाब कौन देता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैविक घटक, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र, और पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। तो इसका क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी परितंत्र में तंत्रों का चक्रण क्या कहलाता है? अभी मैंने कल ही इसके बारे में जिक्र किया था, परितंत्र के बारे में कल जिक्र किया था। तो भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, भौतिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सभी क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आए हैं और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? शाकाहारी होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तो क्या होगा? शाकाहारी होगा। निम्न में से कौन सा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ये बताइए आप लोग, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है? टुंड्रा है, उष्णकटिबंध है, सवाना है, मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास पिरामिड, खाद्य जाल। तो कौन सा कहा जाएगा? खाद्य जाल कहा जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग भी बताते रहिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। केचुआ, चींटी, मधुमक्खी, तितली, तो क्या होगा? केंचुआ होगा, केंचुआ। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो कौन सा होगा इसका? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। तो कौन सा होगा? सांप होगा। हाथी, मोर, शेर नहीं है। कौन सा है? सांप है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपको ये बताना है। कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि एक छोटा अगर हम उदाहरण दें पारिस्थितिक तंत्र का, तो क्या हो जाएगा? वायु, तालाब, जल, मृदा। वायु, तालाब, जल, मृदा, तो क्या होगा? तालाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तालाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंडर, ओमनीजोर। तो क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्वेंजर कहेंगे। बीच बीच में लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, देखिए कितना डिस्टर्ब हो रहा है। स्क्वेंजर कहेंगे। ठीक है, किस क्या कहेंगे? स्क्वेंजर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा जल, जीवाणु व कवक, पशु या पक्षी। क्वेश्चन नंबर 20 का तो क्या होगा? जीवाणु व कवक होगा दोस्तों। क्या होगा? जीवाणु व कवक होगा। जब एक जीव लाभ लेता है, दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सहभोगी हो जाएगा, सहभोजी। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। कायांतरित की बात अगर किया जाए तो इसमें आते हैं संगमरमर। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा उनको इसके बारे में जानकारी अच्छी होगी। संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट एंड चूना पत्थर। तो इसका क्या होगा? संगमरमर होगा दोस्तों। क्या होगा? संगमरमर होगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में आपको अच्छे से पता है, महासागरों में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड होगा। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड होगा। सभी ऑप्शनों पे आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन का तात्पर्य समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम आपको प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 50 में 4 की गुणा कर दीजिए, लगभग 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, वो आपको देखना है कि कैसे तैयार हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी एंड बलुई मिट्टी। सबसे ज़्यादा किसका है?
जलोढ़ मिट्टी का है। आप मिट्टी के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही आपको ईवीएस में, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये एक प्रैक्टिस सेट, एक जो है कि डेमो क्लास के रूप में इसको आप समझिए। इसी तरीके से आगे आपको सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मैथ का भी मिलेगा, ईवीएस का तो आपको आज हम दे ही रहे हैं डेमो, एंड साइकोलॉजी को भी मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा आपको, है ना, इंग्लिश का भी मिलेगा, और सबका मिलेगा जो भी होगा। चलिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं दोस्तों। प्लेग क्या है? प्लेग एक बीमारी है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि आज से 100 साल पहले बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता था। तो इसको क्या कहेंगे? जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, खनिज जनित, क्या कहेंगे? जीवाणु जनित बीमारी कहेंगे इसको। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस में के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, और जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है दोस्तों उसमें भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक विनाशकारी होता है वो सितंबर और अक्टूबर में होता है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला और जलाने से, लकड़ी से। देखिए, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, जो धुएं निकलते हैं ना दोस्तों, इसकी वजह से होती है, तो कारखानों से। बाकी इसके बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे भी। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? किस देश में? तो किस देश में हुई थी ये आप लोग देख लीजिए। नॉर्वे में, इंग्लैंड में, स्वीडन में एंड फ्रांस में। तो किस में हुई थी बताइए जल्दी से? तो स्वीडन में हुई थी। चलो, आप लोग तो खैर बताने से रहे, हम ही बताते रहेंगे, क्योंकि मेरा तो काम ही है बताना, आपको बताएंगे। आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि हाँ आप क्वेश्चन का जवाब भी दे पाएँ। कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों का मेरे तो समझ में नहीं आता। पढ़ाई कर लो अच्छे से सभी लोग, ठीक है। 6 घंटे 7 घंटे डेली का अभी से देना शुरू कर दो। कल जो है कि अपर मुख्य सचिव का देखो ट्वीट भी आ गया, नई शिक्षक भर्ती नवंबर दिसंबर तक आ रही है, 70,000 80,000 के आसपास। यूपी टेट का फार्म आने वाला है जल्दी ही। यूपी टेट पास करेंगे, उसके बाद यूपी टेट का रिजल्ट आने के 10 दिन के बाद आप देखोगे शिक्षक भर्ती आपके सामने दिखी देगी, ठीक है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, मेहनत कर लीजिए। कहते हैं ज्ञान की गंगा जहाँ बने वहीं से ज्ञान अर्जित कर लीजिए, ठीक है। तो जितनी भी किताबें वगैरह हैं सब रखिए, प्लस हम आपको पूरी कोशिश करा ही रहे हैं। मैराथन क्लासेस भी आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलेंगी, 4 4 5 5 घंटे की लगातार। चलिए खैर, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? चलिए, इसका जवाब तो काफ़ी लोगों ने दे भी दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो सिंपल सी बात है, किसको माना जाएगा? अम्ल वर्षा को माना जाएगा। किसको माना जाएगा दोस्तों? अम्ल वर्षा को माना जाएगा, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है कंपनियों से, जो धुएं निकल के हैं जाते हैं, फिर वो अम्लीय वर्षा कराते हैं, तो उससे जो है कि ज़्यादा कैंसर के खतरे हो रहे हैं। स्टोन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते ही हैं क्या होता है। चलिए खैर, निम्नलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? धूम्रनगर के नाम से तो कौन सा जाना जाता है? दिल्ली, शिकागो, लंदन, पेरिस। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। तो 32 का कौन सा है? शिकागो जाना जाता है, ठीक है। शिकागो में धूम्रपान का मतलब यह है कि धूम्रनगर का तात्पर्य वहाँ पे लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, गुटखा वगैरह इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है। चलिए खैर, डासबन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है परीक्षा में, और जो अभ्यर्थी पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि डासबन किसकी इकाई है। फिर भी मैं आपको मौका देता हूँ 30 सेकंड का, बताइए जल्दी से। पृथ्वी की मोटाई मापी जाती है इससे, ओजोन परत की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, या इनमें से कोई नहीं? गुड गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा है? ओजोन परत की मोटाई मापने में, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला रहेगा, बढ़ता हुआ रहेगा, तो हम भी जो है कि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस का निस्सरण होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, सीएनजी, सीएफसी या मीथेन। क्वेश्चन नंबर 34, 34 का मीथेन हो जाएगा, क्योंकि मीथेन आप अच्छे से जानते हैं कि ग्रीन हाउस उसका ये क्या करती है? निस्सरण होता है इससे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? किस औद्योगिक मलबे से? मलबे, इस पॉइंट को आप नोटिस करेंगे। कागज से, रसायन से, चमड़ा से, वस्त्र से, किससे होगा? चमड़ा से होगा दोस्तों।
किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है? ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। नाइट्रेट, सोना, पारा किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। इन सब के बारे में गूगल में सर्च करके डिटेल में पढ़ लेना, बाकी इसकी पीडीएफ हम दे देंगे आपको, इसकी चिंता मत करना आप बिल्कुल भी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायित्व तो है? आप सब अच्छे से जानते हैं कौन है। यूएसए है। रूस, यूएसए, भारत एंड यूरोपीय संघ। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा? विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2015 में इतना सर्वाधिक गर्म रहा। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अच्छे से इसका ज्ञान होगा आपको। चलिए खैर, विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो कितना है? 3.6%, 3.5%, 6.09% एंड 4.8%। तो कितना है? 6.09% है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया उन्होंने। तो कोयला गैस, भाप अंगार गैस, आयु अंगार गैस, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा हो जाएगा? भाप अंगार गैस हो जाएगा। कौन सा होगा? भाप अंगार गैस हो जाएगा। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तंत्र की स्व संतुलन, तंत्र का कार्य, तंत्र का उपविकास, उपरोक्त सभी। तो मैक्सिमम लोग क्या करके आएंगे? उपरोक्त सभी। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? तंत्र की स्व संतुलित। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मुझे लगता है कि अच्छे से आप इस बात को जानते होंगे किससे होती है। केंद्रक में होती है, हरित लवक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उपरोक्त सभी होती है। तो किससे होती है दोस्तों? हरित लवक में होती है। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष एक ही खाद्य निर्माण नीचे का एक भाग जैविक कारक है, जैविक एंड अजैविक कारक दोनों। तो आपको इसमें बताना है कि इसका कौन सा होगा। तो कौन सा होगा? जैविक कारक होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठनों में से किन संगठनों का योगदान रहता है? जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक, संगठन, मतलब संगठन है ये सब, उपरोक्त सभी। तो 44 का सबका हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? उपरोक्त सभी होता है। वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं मृतजीवी, सर्वाहारी, परजीवी, मांसाहारी। तो बहुत आसान सी बात है और आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसको कि ये क्या कहलाते हैं? ये परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो हंसी भी थोड़ी सी आ रही है। अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा डेमो क्लास बड़ी मुश्किल से क्रिएट होता है दोस्तों। टाइपिंग करनी पड़ती है और बड़े खर्चे लगते हैं इसके। तो इसलिए ना आप लोग वीडियो देखने के बाद इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये आफ्टर लाइव ये पब्लिश कर दूंगा मैं इसे। तो शेयर कर देना और अपने सभी दोस्तों वगैरह से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक बोलिए। एक सही कंटेंट एंड सही क्वालिटी यहाँ से सबको दी जाएगी। ठीक है। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक एंड मांस। तो मांस तो मिलेगा नहीं, आप तो अच्छे से जानते हैं। तो क्या मिलेगा? लाइकेन मिलेगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दो। ऑक्सीजन। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? मैग्नीशियम रहता है दोस्तों। बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। उसके बाद आपका है 49, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छे से आप सभी लोगों को ज्ञान हो गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरे एवं पीले रोशनी के क्षेत्र में, हरे नीले रोशनी के क्षेत्र में, नीले एवं लाल रोशनी के क्षेत्र में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का ये डेमो हमने आप लोगों को दिया है ईवीएस का, पर्यावरण का, कैसा लगा। एकदम ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करें, जिससे कि मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लेके आ पाऊँ। और इस तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस सेट कम से कम भी नहीं तो 30 प्रैक्टिस सेट कराऊँगा मैं। 30 का मतलब ये हो गया कि अप्रोक्स 5 की गुणा कर दीजिए 30 में 50 की, लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सोचो। ठीक है, 1500 क्वेश्चन में से क्या 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे? बहुत आराम से पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी कोचिंग वाले दोस्तों 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं 50 का लेके आ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ, जिसमें एक ही प्रैक्टिस सेट में आप ये मान चलिए आपका लगभग 80% हिस्सा कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। तो जैसे भी आप लोगों को मतलब लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि सर बढ़िया लगा, और इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखिए। तो मैं ईवीएस की क्लासेस बल्कि इसी तरीके से कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन बीच बीच में इसकी डिटेल मैं आपको बताता भी रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना आफ्टर। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज पर्यावरण का प्रैक्टिस नंबर 2। ठीक है, कल हमने प्रैक्टिस नंबर 1 कराया था, तो लोगों की डिमांड पे मैं ये करा रहा हूँ। तो कहीं जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो ये सोच रहे हैं कि सर इसी से काम चलाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मतलब एक बार प्रैक्टिस देख लीजिए। ठीक है, बाकी क्लास भी आपकी डिटेल में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको भी बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है आयांश एकेडमी में। निम्नलिखित में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। तो आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकंड का। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु एंड जल, कौन सा है? जल्दी बताएं। पादप है। कौन सा है? पादप। पादप क्या है? एक जैविक घटक है। उसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड पे, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सांद्रण का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे पर्यावरण में किस गैस की मात्रा अधिकतम है। किस गैस की मात्रा अधिकतम है? प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आप बहुत स्पीड से करा रहे थे, तो आज हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है। जल्दी बताएं, अभी किसी का जवाब आया नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ, कौन जीवी कारक नहीं है? कौन जीवी कारक नहीं है? सीधा सीधा प्रश्न आप देख सकते हैं, और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, और उन्हीं को ही उनका ही एक कलेक्शन है। ठीक है, ये अधिकतम जो परीक्षाओं में आए हैं, ये आपके यूपी टेट में आए हैं, सी टेट में आए हैं, राजस्थान के टेट में आए हैं, देहरादून के टेट में आए हैं, मध्य प्रदेश की जो टेट की परीक्षा होती है उसमें आए हैं। बाकी अन्य जो राज्य हैं जहाँ पे सुपर टेट की परीक्षा होती है, उससे भी लिए गए ये सारे प्रश्न हैं। तो इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो खुद से बनाया गया हो। सभी प्रश्न कहाँ से हैं? एग्ज़ाम से हैं। हमने वहीं से कलेक्शन करके इनकी एक सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इनका आप कलेक्शन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको पीडीएफ मैं कह के ही चल रहा हूँ कि उनको मिल जाएगा, तो इजीली उनको मिल जाएगा। तो चलिए बताइए, कौन जैविक कारक नहीं है? चलिए जवाब आ गया कई लोगों का। पेड़ पौधे, जंतु, चट्टान एंड सूक्ष्म जीव। तो क्या होगा? चट्टान होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जीविक कारक हैं, जंतु भी है, सूक्ष्म जीव भी है। चट्टान क्या है? जैविक कारक नहीं है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक से अपघटक तक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
और एक चीज़, ये जो क्लास आपको 4 बजे मिल रही है, यही क्लास आप लोगों को रात में 8 बजे मिलेगी एट इज इट। ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम क्लासेस रहेंगी। टाइमिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ लोगों के पास समय नहीं रहता, तो उनके लिए भी 8 बजे से क्लासेस होंगी। अभी आप इसे 4 बजे से स्टार्ट है ये। तो क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है, पृथ्वी में से निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा है? रेगिस्तान है, वन है, समुद्र है, कृषि है। तो आप सबको ये बताना है कौन हो सकता है। समुद्र हो सकता है, क्योंकि समुद्र में करोड़ों जनजातियां, मतलब जन जीव और जलीय जीव पाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ही एक तरीके से क्या है, एक उदाहरण है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी। प्रश्न नंबर 6 का तो क्या है, ये धनात्मक है। ये कभी कम नहीं होता, ये क्या हो रहा है, बढ़ती चली जा रही है। इनकी जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन इनकी श्रृंखला कम होने लग जाएगी, उस दिन तो मतलब सभी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, विलय हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं। वे मृदा से जुड़े हुए होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। उनमें जड़ें होती हैं। तो आप लोगों को पूरा एक 30 सेकंड का मैं समय दूंगा आप लोगों को। 30 सेकंड बहुत होते हैं दोस्तों, तो 30 सेकंड में आपको ये जवाब देना है, अन्यथा तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 तो कौन सा होगा, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। हाँ, जिस भी प्रश्न का आप जवाब देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 7 का जवाब दिया, तो 7 फिर डैश करके 3 लिख दीजिए। तो इससे समझ में आ जाता है कि आपने इसी प्रश्न का जवाब दिया। क्योंकि क्या होता है कि पहले वाले प्रश्न का भी लोग जवाब दे रहे होते हैं, है कि नहीं। तो मैं उनको जो है कि फीडबैक नहीं दे पाता हूँ कि उन्होंने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया, गलत जवाब दिया। तो इसलिए जिस भी प्रश्न का आप आंसर करते हैं, प्रश्न नंबर उसके बाद ऑप्शन नंबर। ठीक है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है। देखिए, भूस्खलन तो नेचर की बात है, होता ही है। बाढ़ और सूखा भी आता है, ये भी नेचर की बात है। वनों में अग्नि दुर्घटनाएं और उपरोक्त सभी भी है। लेकिन अगर इसका सही तरीके से अपघटन का खतरा देखा जाए तो बाढ़ एवं सूखा है। ठीक है, क्या होगा, बाढ़ एवं सूखा होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण दिवस समारोह। प्रश्न नंबर 9 तो क्या होगा, ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड एक प्रोग्राम है, आप लोग इसको नेट पर सर्च करेंगे तो इसके सभी विवरण आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 हुमैन्स निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी। तो इसके लिए क्या है, सभी होंगे। उत्पादक की भी ज़रूरत है, अपघटक की भी ज़रूरत है, उपभोक्ता की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रश्न मैं जब प्रश्न पढ़ रहा होता हूँ तभी आप लोग जवाब दे दिया कीजिए, क्योंकि आपको तो प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। भाई आप प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ इसका सीधा सीधा ऑप्शन पढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है 11, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। समस्या नहीं है, ये ध्यान रखना। जल का संरक्षण, जल का विनाश, दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन, क्षरण। प्रश्न नंबर 11, 30 सेकंड का समय, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 11 का, जल का संरक्षण ये समस्या नहीं है। बाकी जल का विनाश तो संरक्षण मतलब समस्या है पर्यावरण से संबंधित। वनों की आप कटाई करेंगे तो भी दिक्कत है। भूमि अपरदन यानी कि क्षरण करेंगे तो भी दिक्कत है। तो केवल जल का संरक्षण क्या है, इसकी समस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मानव पर्यावरण का, भूमि, समुदाय, परिवार। तो क्या नहीं है, धर्म नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, धर्म इसका कोई घटक नहीं है पर्यावरण का। भूमि भी है, समुदाय भी है और परिवार भी है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड होता है अनियमित, सीधा, उल्टा,
इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दें। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा? सीधा होगा दोस्तों, क्या होगा? सीधा होगा। प्रश्न नंबर 14, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। अब देख लीजिए, बहुत बढ़िया वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो अब आप सोच के समझ के जवाब दीजिए। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पेड़ पौधे, जीव जंतु तो देखो पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। रिश्ते नाते, संस्कृति भी आएगी दोस्तों। मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सब प्रोक्त सभी आ जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से, पॉइंट को समझना, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो कितना होगा? 10% होगा दोस्तों। कितना होगा? 10% होगा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य है ये उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए। आप लोग बहुत देरी में बताते हैं भाई, आप लोग सुपर टेट। देखिए, मैं ये जो सीरीज लेके आ रहा हूँ इसमें ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि सर जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप सीरीज करा दीजिए, इसका फ़ायदा मिल जाएगा उन लोगों को। ठीक है। बाकी अभ्यर्थियों ने कमेंट करके बोले कि आप जो है कि डिटेल्स में पढ़ाइएगा। जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, यूपी टेट का फॉर्म आ जाता है, उस दिन से सर आप डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके पहले आप सीरीज ही करा दीजिए। ठीक है। तो ये सीरीज जो आप देख रहे हैं, बाद में इससे और भी अच्छी सीरीज लेके आएंगे हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला हुआ है कि भाई कम से कम 1500 क्वेश्चन पर्यावरण के कराए जाएंगे आपके। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी आ गया। गुड जवाब। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, चक्रीय, उभय दिशीय। प्रश्न नंबर 17 का, तो जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग। एक दिशीय। गुड जवाब, बहुत बढ़िया। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत तो सिंपल सी बात है, आप मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे कि कौन सा है। जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? देखिए, दोबारा से पूछा गया, पर्यावरण का घटक नहीं है। मानव, वायुमंडल, सौरमंडल एंड जैवमंडल। तो क्या नहीं हो सकता इनमें से? सौरमंडल नहीं है, बाकी सभी पर्यावरण के घटक हैं दोस्तों। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है? पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है पवन का, सूर्य का, पौधे का, जानवर का। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिए। किसका हो सकता है? सूर्य का हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी जो सही से पढ़ाई नहीं करते हैं वो इन प्रश्नों को गलत करके आते हैं, फिर पछताते हैं कि काश मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है। मैं आपको जो ये सीरीज़ करा रहा हूँ, इन सभी सीरीज़ के बारे में अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके भी। ठीक है। बाकी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप सभी को इसको विस्तृत रूप से भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं होती? प्रश्न नंबर 21, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र है। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, उर्वरता में कमी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 का जवाब देना है। तो मिट्टी का क्या होगा? क्षरण हो जाएगा। जब आप वन काट देते हैं तो बारिश जब आती है तो वो जो मिट्टी होती है दोस्तों, उसका वो बहने लग जाती है और अनियंत्रित बाढ़ हो जाती है। जब वन रहते हैं तो वन क्या करते हैं? उस मिट्टी को रोके हुए होते हैं। उनकी जो जड़ें हैं ना, उनकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो ज़मीन के अंदर होते हैं, जिसको बांधे रखते हैं। तो कितनी भी बाढ़ आ जाती है, आप लोग देखते होंगे, इतना ज़्यादा क्षरण नहीं होता जितना बिना पौधों के या बिना वनों के क्षरण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाइए।
जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? चार्ल्स डार्विन, ए फिटरिंग, लैमार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 23, तो कौन है? ए फिटिंग है। गुड जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अधोलिखित में से भूमि के रूप में, मृदा के रूप में, बस्तियां या खनिज। प्रश्न नंबर 24, तो आप सभी लोग देख सकते हैं भूमि के रूप में है, मृदा भी है, खनिज भी है, तो क्या नहीं होगा? बस्तियां नहीं होंगी। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25 का तीसरा। ठीक है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से। प्रश्न नंबर 26। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 का दूसरा हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पे और भी अवगत कराना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर पर्सनली व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, या जो भी मतलब अधिकतर लोग मुझे भैया ही कहते हैं, तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। क्योंकि देखिए मैं आपके जो मतलब कहते हैं ना, जो आपकी इच्छा है, मैं उसका गला नहीं घोटना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा काम है दोस्तों आप सभी लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट देना, बेहतरीन क्वालिटी देना, जिससे कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करके अपना स्थान पक्का कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप भी समय दे रहे हो, मैं भी समय दे रहा हूँ, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि हम ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, आप भी सीरियस रहिए, हम तो देखो सीरियस ही हैं। सीरियस की वजह से हम आपको ये सीरीज़ दे रहे हैं आपको लाके, क्योंकि सीरीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है, बल्कि डिटेल में पढ़ाना थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन जब मैंने कल पहला सेट करवाया तो उसके बाद मैक्सिमम लोगों का जो है कि मेरे पास आंसर आया कि सर आप ऐसा कीजिए, आप सीरीज़ कराइए, ये अच्छा लग रहा है। अगर आप 1500 की सीरीज़ करा देते हैं ना सर, तो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं खैर ऐसा करूँगा नहीं, 1500 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस, या कह सकते हैं कि कंप्लीट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड ना करा दूँ एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मेरा अपना ये एक तरीके से उद्देश्य है, मेरा ये एम है, क्योंकि मुझे संतुष्टि में नहीं मिलती है। आप लोग भी देखते होंगे जब कोई काम आप करते होंगे, जब उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती होती, आप लोग भी संतुष्ट नहीं होते होंगे, अंदर से आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, तो उस काम को करने का ना मज़ा नहीं आता दोस्तों। इसलिए काम थोड़ा ही करो, लेकिन दिल से करो, मन से करो, जिससे कि वो आपके दिल और दिमाग में बैठे कि हाँ हमने ये काम किया था, आपको अंदर से मतलब एकदम अच्छी फीलिंग आए। उसका मतलब होता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाया, कोई भी कंटेंट है, कोई भी काम है, आप जो भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, चूँकि ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, कह सकते हैं सीरीज़ है, तो आप लोग मुझे ज़रूर ये अवगत कराएं कि हाँ सर आप अच्छा करा रहे हैं या ख़राब करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ही सुझाव के अनुसार हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, बाकी देखिए मेरे हिसाब से जो अच्छा है मैं वो करा ही रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी ओहम नहीं करना है, जिसको कहते हैं ना कि कैसे कहें, थोड़ा सा ओहम सा लग रहा है, सर से कैसे कहें, भैया से कैसे कहें, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने दिल की बात मेरे से खुल के कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों का सिलेक्शन चाहता हूँ, इसलिए ये सभी बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों से बता भी रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है? 75% से कम, 50% से अधिक, 50% से कम, 100% से कम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50% से कम हो जाएगा। वर्तमान की बात है ये। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है एक तरीके से। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न नंबर 28, कौन थे? सिंपल सी बात है, कौन थे? कार्ल रिटर थे, कार्ल रिटर थे। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए।
प्रश्न नंबर 29 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, सतत विकास का वर्ष, मृदा संरक्षण वर्ष। प्रश्न नंबर 29, तो सतत विकास का उद्देश्य था उस समय, ये जो है कि वर्ष घोषित किया गया था 2002 में। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्री डेट ऑफ बर्थ है 5 जून, और विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्मदिन 5 जून को आता है, जिसको पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है? गरीबी कम करना, धारणीय विकास, वातानुकूलित कागज के थैलों का प्रयोग। प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 का क्या होगा? गरीबी कम करना। तो भाई पर्यावरण से गरीबी कम नहीं हो पाएगी ना, मतलब इसकी सुरक्षा नहीं करता है, बाकी सबकी सुरक्षा करता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णागत क्षेत्रफल होना चाहिए 32 का 20%, 33%, 23% एंड 53%। तो 32 का क्या हो जाएगा? 33% हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। उसके बाद प्रश्न नंबर आप आ जाएंगे 33 पे। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय वन। इनके बारे में आप पढ़ लेना कि इनके बारे में कौन कौन से मतलब वन आते हैं, कौन से पेड़ पौधे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है परीक्षा में। बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आप जब तक ये सीरीज चल रही है तब तक आप लोग भी कर लेना इस काम को, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रदेश होता है वो। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण, लकड़ी काटना। तो किससे बिगड़ेगा? लकड़ी काटने से बिगड़ेगा। प्रश्न नंबर 35, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो कौन सा होगा? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी सौराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो इसका क्या, किसका अवशोषण करते हैं ये बता देना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन दोस्तों 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे टाइपिस्ट ने जो है कि गड़बड़ कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, ठीक है, 4th होगा इसका। यहाँ 2nd नंबर पे कुछ और आना था, लेकिन गलती से यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया गया है। तो इसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत देखिए त्रुटियाँ भी हो रही हैं टाइपिंग में, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सुधार की जाएगी। लेकिन किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे? आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी क्षेत्र में पेड़ के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 37, तो कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। 38 का है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम बार प्रश्न आया है ये। देहरादून, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ। तो जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोगों को 30 सेकंड का समय तो मैं दे ही देता हूँ बिना कहे ही। तो क्या होगा? गुड, बहुत बढ़िया, देहरादून होगा। 39, वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन साफ करने की, पेड़ काटने की, ज़्यादा पेड़ लगाने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो वन रोपण आप जानते हैं अभी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ही किया था, ठीक है। पूरा ऐलान किया गया था कि बहुत सारे पौधे लगाए गए, करोड़ों पौधे लगाए गए। अखिलेश यादव की सरकार में भी वन रोपण हुआ था, जो है कि गिनीज बुक में दर्ज किया गया। तो सीधा सीधा मतलब क्या होता है? ज़्यादा पेड़ लगाने से है ये। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है?
संरक्षित वन है, आरक्षित वन है, परिबद्ध वन है, उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 39 का तो परिबद्ध वन है। एक मिनट दोस्तों, अच्छा हाँ ठीक है 40 है ना, राइट। संरक्षित वन, आरक्षित वन है, क्या है? आरक्षित वन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णरहित की भूमिका है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में, जल अवशोषित करने में, कार्बन अवशोषित करने में, उपरोक्त सभी। जल्दी से जवाब दें आप लोग प्रश्न नंबर 41 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? फास्फोग्लिसरॉल अम्ल। किसका? गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कठिन कठिन प्रश्नों के जवाब दे देते हैं लोग, आसान प्रश्नों के दे नहीं पाते। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं? प्रादेशिक क्षेत्र, जीवमंडल, बायोम, वायुमंडल। जल्दी से बताएं इसका उत्तर आप लोग। क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? एस्चुअरी, धारा, लैगून एंड पोड। कौन सा नहीं है? थोड़ा जल्दी जवाब दे दिया कीजिए, आप लोग इतनी देर करते हैं। कौन सा नहीं है? पॉन्ड नहीं है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 45 पे आ गए हैं हम लोग, यानी कि 45 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? प्रकाश, जल, ऊर्जा, जल, भार। प्रश्न नंबर 45। तो क्या होगा? ऊर्जा है, होगा। क्या होगा? ऊर्जा होगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है दोस्तों, निरूपित किया जाता है मत्स्य पाल टंकी द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीवशाला द्वारा, कृषि भूमि द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? 46 का कृषि भूमि द्वारा किया जाएगा। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जैवमंडल, जियोम, वायुमंडल। क्या कहेंगे? 47। जल्दी से बोलिए, आसान प्रश्न है ये। जैवमंडल कहेंगे, क्योंकि आपको हमने तालाब का उदाहरण दिया था, समुद्र का उदाहरण दिया था, जो एक पूरे एक पारिस्थितिक तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण होता है और एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक बहुत बड़ी यूनिट ये बनाते हैं। ये कॉमन सी बात है। जहाँ पे बात करेगा पारिस्थितिक तंत्रों की तो आप समझ जाइए कि जैवमंडल ही होगा, ठीक है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है एक्यूमेन, पारिस्थितिक तंत्र, MCD। और उसके बाद आपका है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48 MCD का एक्यूमेन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। 48 का क्या कहलाता है? एक्यूमेन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? समुद्री में, स्वच्छ जल में, स्थलीय में, कृत्रिम में। तो घास भूमि की बात हो रही है, तो कहाँ पे मिलेगा ये? स्थलीय में मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा? स्थलीय में मिलेगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न आज का है, निम्नलिखित में से किस सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? किससे होती है? एल्गी एवं फंगस से होती है। एल्गी एवं फंगस से होती है। ये देखिए टोटली कंप्यूटराइज्ड है ये। इस पर जिसमें भी ऑप्शन, अगर कोई भी ऑप्शन गलत होगा तो उसको ये रॉन्ग बता देगा, जो सही होगा उसी पे ये ग्रीन दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना समय लग रहा है इसमें। तो आप लोग इसको देखिए और अपने आप को परखिए कि आप लोग कितने सही हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। सपोज कीजिए 50 में से अगर आपने मान लीजिए 40 प्रश्न सही किया
ठीक है। तो 40% का 40 प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो उसी हिसाब से अपना आप आकलन कीजिए कि आप यूपी टेट में या जो भी परीक्षा आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड देने जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण आपसे पूछा जाएगा, कितने प्रश्न आप करके आ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है आपको परखने का। ठीक है, लगातार आपको लगभग 10 सीरीज़ करा दी जाएगी। उसके बाद जो 5 बचेगी, 5 के बाद 5 जो बचेगी ना, उससे पहले हम डिटेल कराएंगे, फिर बची हुई 5 सीरीज़ आपको और कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसके साथ आप सभी लोग बने रहिए चैनल पर। थोड़ी देर बाद आप लोगों को जो है कि अगली क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।